अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 जो है वो करना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 0 है। चैप्टर नंबर 0 जो है उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चंद बेसिक सी बातें पढ़नी हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। तो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के बिल्कुल पहले पहले पेज पे उसने बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें नंबर्स की नीड पड़ी थी। फिर उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बताता है कि जब हमारे पास कुछ इस टाइप की टर्म आ जाएं तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई रकम नहीं मिल रही थी। यानी अगर कहीं पे किसी टर्म में √-1 आ जाए तो इसको जो थे वो साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो जाहिर बात है इस टाइप की इक्वेशन का कोई सलूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने इस टर्म को आयोटा यानी आई के इक्वल जो है वो रख दिया और कहा कि अगर कहीं पे भी हमारे पास इस टाइप की टर्म आ जाए तो हम वहां पर आई लिखेंगे यानी आयोटा लिखेंगे। तो यानी ऐसे नंबर्स जिनमें आई आ जाए आयोटा आ जाए उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। और इसका जो सोल्यूशन है ये काफी ज्यादा टर्म्स के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको भी सॉल्व करें, जाहिर बात है आप छोटी मोटी मैथमेटिक्स तो पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सिंपल जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आयोटा में आएगा। तो इस तरह की टर्म्स का सोल्यूशन लेने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी थी। और इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको आयलर ने इन्वेंट किया था। ये चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है ऑर्डर पेयर को इस टाइप से लिखा जाता है, यानी अगर आपके पास कोई सेट है और उसमें जो है दो हैं, यानी आपने फॉर एग्जांपल एक रोज बी का एक सेट कंसीडर कर लिया, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के आपके पास मौजूद होंगे। यानी अगर आप दो सेट्स का कार्डियन प्रोडक्ट करते हो तो उसमें हर पेयर a, b की फॉर्म में होगा। और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ए बी बी ए के इक्वल है। लेकिन कभी भी ए बी बी ए के इक्वल जो है वो नहीं होता। इक्वल होता है लेकिन तब होता है जब हमारे पास ए बी के इक्वल आ जाए। यानी हम दो ऑर्डर पेयर को कभी भी इक्वल नहीं कह सकते, हम उसको इक्वल कह सकते हैं तब जब उन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हों, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होते। तो ये सिंपल ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये लिखने का मकसद ये है कि अगर आपको याद हो मैंने वेक्टर एनालिसिस जब पढ़ाया था तो वहां पे आपने देखा था कि हम जो दो वेक्टर्स थे उसको ऐड कर पा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन डिवीजन के प्रोसीजर को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो यानी कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो वेक्टर एनालिसिस के वेक्टर्स पे अप्लाई नहीं हो रही थी। तो ये बातें यहाँ पे लिखने का मकसद यही है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके ऊपर हम ये जो चार कंडीशंस हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वेक्टर एनालिसिस से देखें और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंपेयर करें तो कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे होल्ड होती हैं और यहाँ पे भी होल्ड नहीं होती, और कुछ जो वहां पर होल्ड होती हैं वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करती हैं। उसके बाद इक्वलिटी है कि इक्वल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस चीज को आप आगे बाद में भी देखेंगे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ द रियल पार्ट्स ऑफ वन इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ द अदर एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द अदर। यानी अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ रहे हैं तो जाहिर बात है आपको पता है उसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 + i वैसे लिखें या ऐसे लिखें, बात सेम बनती है। दोनों तरीकों से आपको लिखने का पता होना चाहिए कैसे लिखा जा सकता है। तो जब आप कंपेयर करेंगे आपको पता है ये जो है इसका फर्स्ट वाला रियल पार्ट होता है, सेकंड वाला इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं x1 = x2। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करना है तो हम लिख सकते हैं y1 = y2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हैं।
ठीक है, इससे आपको ये पता चला कि कैसे ऑर्डर पेयर को कंपेयर किया जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात उसने बताई है कि कंपैरिजन आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आगे असल में होता ये है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत हमें कंपेयर करना पड़ जाता है। तो आपको ये छोटी मोटी बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए या जो आपको खुद वहां पे पेपर के दौरान हैंड से सॉल्व करनी पड़े, तो थोड़ा बहुत आप में चीजें कर सको। ऐसा ना हो कि आपने जो स्टेटमेंट को ही रट्टा लगाया हो, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि अगर खुद से कोई एग्जांपल आ जाए तो वहां पे आप साइड पे थोड़ी सी स्पेस दी होगी, वहां पे आप लिख सको, उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सको। तो आपको कैलकुलेशन का आना भी लाजमी है। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वो हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एन के आपके पास कोई से भी स्केलर है, उसने यहाँ पर वैसे ही बताया कि हम कोई रियल स्केलर ले रहे हैं, यानी कोई रियल नंबर ले रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो है वो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से भी हो जाता है और सेकंड एलिमेंट से भी हो जाता है, और उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आपको यहाँ पर जो है वो एक बात जो है वो याद आ गई होगी। असल में एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जो के है वो दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, एक चीज आपने ये याद रखनी है कि वो दोनों से होगा। अक्सर जगह पे या अक्सर बुक्स में मैथमेटिक्स के आप देखते होंगे कि जब हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते होते हैं तो हम कभी अक्सर औकात ये कभी कभी उसको जस्ट फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर के एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज भी आप देखोगे आगे, आपने ज़ाहिर बात है अलजबरा पढ़ी होगी, तो वहां पे आप देखते होगे कि अलजबरा में ऐसे होता था कि हम अगर कोई भी g/m, जिसे हम अक्सर क्वेश्चन ग्रुप कहते होते थे, उसमें से अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते होते थे, उसको अगर इस तरीके से लिखते होते थे, हमें पता है कि जब हम उसको किसी के से यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो नंबर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, सेकंड वाले से नहीं होता था। ये अलजबरा का रूल था। तो इस तरीके से अक्सर स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करें किसी भी स्केलर को, तो वो स्केलर हो सकता है वो ये सोचें कि वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले से नहीं होगा। बट मैं आपको डिफरेंस बता दूं दोनों सब्जेक्ट में कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप स्केलर को ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अलजबरा में आप लोग ध्यान रखते थे कि आप उसको जस्ट फर्स्ट वाले से करते थे और सेकेंड वाला जो उसका सब ग्रुप होता था उससे मल्टीप्लाई नहीं करना होता था। तो ये दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पढ़नी है। पोलर फॉर्म के बारे में मैंने आपको कैलकुलस में बताया था कि कैसे पोलर फॉर्म होता क्या है, कार्टेशियन प्लेन और पोलर फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म में हमेशा आर और थीटा का यूज होता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चले जाएंगे। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये कहेंगे कि जो हमारे पास पोलर फॉर्म है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे मैंने जो है वो थीटा एक एंगल लिया है और मैंने उसका रेडियस लिया है, ये उसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वो पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमेशा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा आर स्क्वायर के इक्वल है और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपने पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आपने यूज करने हैं। तो इसको जो है वो आप जुबानी याद रख लें कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। और अगर सिंपल मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मैं एक्स की जगह पे सिंपल सब्सटीट्यूशन भी कर सकती हूँ। तो ये सिंपल सी सब्सटीट्यूशन बस की हुई है। अब ये जो प्लेन होती है इसको आर्गन प्लेन कहा जाता है, आर्गन डायग्राम कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है या गाशियन प्लेन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जाहिर बात है हम उसको ऑर्डर पेयर में डिनोट करते हैं, और ऑर्डर पेयर में जब उसको डिनोट करते हैं तो उससे जो डायग्राम हमारे पास बनती है वो आर्गन प्लेन होती है। आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गाशियन प्लेन, ये इसका नेम है। तो आपने ये जो है इसका नेम याद रखना है। उसके बाद मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आ जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस या आर्गुमेंट क्या होता है।
तो जो मॉड्यूलस का मतलब होता है मॉड लेना, और आपको पता है z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। तो अगर हम x प्लस आयोटा y का मॉड ले तो आपको पता है x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। i का स्क्वायर आएगा, i का स्क्वायर -1 होगा, बट क्योंकि y का भी स्क्वायर होगा, होल का स्क्वायर होगा, तो वो उसके साथ आकर खत्म हो जाएगा, बल्कि पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इस चीज को आपने याद रखना। फिर आप अंडर रूट ले लेंगे सिंपल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मॉड्यूल इसका ये होता है। इसको आगे जाकर अभी हम यूज भी करेंगे। अभी हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे, उसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम z का मॉड लेंगे। ये इससे रिलेटेड काफी प्रॉपर्टीज भी आएंगी। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो कि आपने ज़बानी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पहले हमने मॉड्यूलस पढ़ा, अब हम आर्गुमेंट की बात करेंगे। हमारे पास दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दूसरा होता है जनरल आर्गुमेंट। ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपल सी आप अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसका जब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफी एमसीक्यूज आ जाती हैं। तो वहां पे हम वो एमसीक्यूज भी करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे हम किसी भी जो आपके पास प्रॉब्लम दी है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू हमेशा -पाई से पाई के दरमियान में रिवॉल्व करती है, यानी आंसर जो है वो इसके दरमियान में ही आता है। और जो जनरल आर्गुमेंट होता है, जनरल आर्गुमेंट में आप जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है उसके अंदर आप 2n पाई करते हो। यानी ये बात याद रखिएगा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें यूनिक वैल्यू देता है, यानी ये आपके पास एक सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है, जबकि जनरल आर्गुमेंट आपके पास एक मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है। और उसमें हम थीटा को टेन इनवर्स पाई बाय एक्स पुट करते हैं, आर की वैल्यू भी पुट करते हैं, यानी थीटा हमें काफी ज्यादा वैल्यूज देता है, इनफिनिट वैल्यूज हमारे पास जनरल आर्गुमेंट की आती होती हैं। फिलहाल अब बस डेफिनेशन याद करें, एग्जांपल जब हम बाद में करेंगे आपको फिर खुद ही समझ आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है। नेक्स्ट में एग्जांपल उसने वैसे बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और आर्गुमेंट आपको 5 पाई बाय 2 गिवन है, तो उसने कहा है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जनरल आर्गुमेंट में लिखने का मेथड है। और इसमें ये जो पाई बाय 2 है इसको आप थीटा समझ सकते हो, और वहां पे मैंने आपको बताया था थीटा आपके पास क्या होता है, थीटा आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है। तो ये सिंपल सी बात है। और इसका सेकेंड नेम है, इसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ये इसका सेकेंड नेम है। एम्पलीट्यूड भी जहाँ लिखा होगा वहां पर आप इसको आर्गुमेंट ही कंसीडर करोगे। नेक्स्ट में उसने एग्जांपल दी है, उसने कहा फाइंड द लोकस ऑफ जेड वेयर आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो आपसे ऐसे आर्गुमेंट दे दे और पूछे कि बताएं ये किसके इक्वल है। ये हमारे पास पाई बाय 3 के इक्वल है। तो सिंपल अंदर वाली टर्म्स मैंने ली, मैंने एक्स जेड का मुझे पता था एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, मैंने सिंपल इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, इसका आर्गुमेंट फाइंड किया। फाइंड करने के बाद जब मैंने टेन इनवर्स लिया तो मेरे पास आंसर में जो भी वैल्यूज आ रही थी मैंने उसको अंडर रूट 3 आ गया। मैंने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल सी टर्म बना ली, और ये मेरे पास किसकी क्वेश्चन बनी, क्वेश्चन ऑफ सर्कल बनी। तो यानी वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो आपके पास आर्गुमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने यहाँ पर देखा कि सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो एज एमसीक्यूज इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ z सच दैट, आपके पास ये टर्म दी गई है, अब आपने इसका लोकस कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको जैसे कि पता है कि जो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि z का जो मॉड स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है z डॉट z का कॉन्जुगेट, ये इसको z बार भी कहते हैं अक्सर औकात हम लोग। तो ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। तो हमें सिंगल मॉड जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो किसी भी चीज के इक्वल नहीं होता, इसका कोई जनरल कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना होगा, यानी हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए इस मॉड का लेंगे स्क्वायर, देखिए उसने स्क्वायर लिया यहाँ पे,
क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहा है। उसने होल का लिया मॉड स्क्वायर, जब उसने स्क्वायर लिया तो ये 2 भी हमारे पास हो गया 4। उसके बाद उसने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो देखिए z डॉट z बार हो गया, सिंपल वो प्रॉपर्टी अप्लाई की उसने। फिर आपको पता है जब कॉन्जुगेट होता है तो z के ऊपर बार आ जाएगा, और आयोटा के साथ का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस था तो प्लस हो गया। सिमिलरली नीचे वाले पर भी होगा। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि जब हम बार लेते हैं तो बार सिर्फ ऊपर वाली चीज के ऊपर अप्लाई होता है, तो ये बात याद रखनी है कि बार जो है वो होल का है, यानी बार नीचे भी अप्लाई होगा और ऊपर वाले के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो देखिए मैंने नीचे वाले पर भी अप्लाई किया है। तो जब मैंने सिंपल अप्लाई किया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे सिंपल मल्टीप्लाई करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। फिर मैं सारी टर्म्स को जब वो एक साइड पे ले गई तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। फिर इस इक्वेशन में मैंने z की और z बार की सिंपल सी जो वैल्यू थी वो सब्सटीट्यूट की। वो सब्स्टिट्यूट जब मैंने की तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। तो ये जो इक्वेशन है उसने कहा ये क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है द इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल के इंटीरियर एंड बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट दिया हुआ है, एक तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, वहां पर आपने देखा था 2 के था, ये पूछा जा सकता है। या वो ये पूछ सकते हैं कि वो जो आर्ग्यूमेंट था, वो जो आपके पास मॉड की वैल्यू थी वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल या स्ट्रेट लाइंस को। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो सर्कल की इक्वेशन बन जाती है, तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट में हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना आता है कि अगर आपके पास z x प्लस आयोटा y गिवन है, तो जब आप उसका बार लेते हो तो बार जो है वो आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज कर देता है। सिमिलरली एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड का मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, तो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बार भी आ जाएगा और साथ माइनस भी आ जाएगा। और उसके बाद नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, इन प्रॉपर्टीज का हम यूज भी करेंगे। okay? जैसे z का डबल बार सिंगल z के इक्वल होता है, और अगर z1 माइनस z2 का बार करूं तो वो सेपरेट के इक्वल होता है। सिमिलरली प्लस आ जाता है, उस तरीके से मल्टीप्लाई भी हो जाता है, अगर डिवीजन करें तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। या अगर z प्लस z बार है तो वो 2 रियल ऑफ z के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम माइनस करते हैं तो वो 2 इमेजिनरी ऑफ z के इक्वल होता है। वैसे ये प्रॉपर्टी जस्ट याद करने के लिए है, ये जो दो प्रॉपर्टीज है वैसे इनका आगे जब हम प्रूव करते हैं किसी थ्योरम में, इन दोनों का वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। बट फिलहाल तो हमारा प्रूफ से कोई कंसर्न नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट में उसने कहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर आर बोथ रियल, कि अगर आप सम या प्रोडक्ट करते हैं दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का तो वो हमेशा रियल होता है। और आपका पता है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट, रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट रियल नंबर इट सेल्फ होता है, यानी वो सेल्फ इनवर्स होते हैं। फिर उसके बाद सिंपल उसने बताया कि z बार का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो z बार के इक्वल होता है, क्योंकि आपको खुद पता है उल्टा का स्क्वायर लेने से माइनस खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से अगर हम माइनस वाले का करें या इसका करें आंसर सेम आएगा। और ये प्रॉपर्टी को तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मैंने आपको पहले प्रूफ में बता दिया था। दूसरा ये सिंपल सी बात लिखी है कि जो z मॉड का स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रियल ऑफ z होता है। और दूसरा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज हैं। जो ऊपर वाली थी वो एब्सोल्यूट वैल्यू की नहीं थी, वो सिंपल प्रॉपर्टीज बताई हुई थी, वो सिंपल आप सोचे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी। ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू की जो है उसने प्रॉपर्टीज बताई हैं। उसके बाद ये थ्योरम की कुछ स्टेटमेंट है, इनका प्रूफ भी है, बट ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात एमसीक्यूज में ये एज अ प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है कि z1 प्लस z2 का मॉड जो है वो क्या होता है, ये लेस होता है या ग्रेटर होता है। और इसको आप अगर आपको याद हो रियल एनालिसिस में भी बहुत जगह पे इन दो प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, स्पेशली तब हम जब जब हम काशी बनियाकोस की इनइक्वालिटी या काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं, वहां पर इनको यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा प्लस में हमेशा लेस होता है, और जब हम माइनस की बात करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल के साइन के साथ डबल एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की उसने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। उसने क्या है कि जब आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है या आपने आर्ग्यूमेंट लिखा और इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे, तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वो आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आ जाता है, प्लस प्लस का साइन आ जाता है। सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट दो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई हो रहा है तो दरमियान में माइनस आ जाता है। तो आपको इसको देख के याद आ रहा होगा लॉग की प्रॉपर्टी, वो भी कुछ इस टाइप की ही थी कि जब डिवीजन था तो माइनस आता था। तो सिमिलरली आर्गुमेंट में भी ऐसे होगा। उसके बाद वो एक बात करता है कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है, लेकिन हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आ जाता है, और आयोटा तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है उसकी। तो इस वजह से हम दो आयोटा वाली टर्म्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। लेकिन अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आपको पता है जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आयोटा खत्म हो जाता है और आपके पास कोई रियल नंबर आ जाता है। तो इस तब हम दो रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि 2 हमारे पास लेस है 3 से, क्योंकि दो ये रियल नंबर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो बता रहा है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, बट हम सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद उसने हमें यहाँ पे जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज दे दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद ये हमारे पास दिया हुआ है कि अगर आपके पास ए जेड प्लस बी ओवर बी जेड बार प्लस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो 1 के इक्वल होता है। 4z मॉड इज इक्वल टू 1। ये इसका वैसे प्रूफ है, काफी लेंथी प्रूफ है, बट आप ये चीज याद रख लें कि ये जो ऐसे आपके पास कोई प्रॉब्लम दी हो जिसमें ए जेड प्लस बी ओवर बी जेड बार प्लस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू दी हो तो वो 1 के इक्वल होती है, और इसमें जेड मॉड जो होता है वो 1 के इक्वल है। इसमें ये याद रखिएगा कि ये इक्वल्स टू 1 है। वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि इक्वल्स टू 2 है, 3 है, 4 है, किस चीज के इक्वल है। सिमिलरली अगर इस तरीके से दिया हो a प्लस बी 1 प्लस ए भी, तो वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर z का जिक्र आ रहा है तो वो इक्वल्स टू 1 है, लेकिन अगर सिंपल ए बी का जिक्र आ रहा है तो वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी तो आपने वैसे भी फंक्शनल एनालिसिस में कुछ प्रूफ्स थे जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी एक बार यूज हुई थी, बट उसमें यहाँ पे हम कोई से भी दो वेक्टर्स कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, बट रिजल्ट दोनों का ही सेम है। उधर भी ऐसे एक्स और वाई आ रहा था अगर हम दो को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बस इधर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ लोकस ऑफ जेड। अब ये आपके पास एक टर्म दी हुई है और पूछा है कि इसका आप रेडियस भी बताओ और इसका सेंटर आपने बताना है। तो इस चीज से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसका रेडियस और सेंटर निकालना है। वो आपसे रेडियस सेंटर पूछ सकता है, तो सिंपल वही मेथड है मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है। आपको इस चीज का आइडिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको इसका स्क्वायर ही लेना होगा, क्योंकि स्क्वायर लेने से आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे z डॉट z बार का, देखें वही अप्लाई किया हुआ है। सिंपल उसी मेथड से इक्वल की दूसरी तरफ आप टर्म को ले जाओगे, यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास उस टाइम पर एक सेंटर आ जाता है और ये उसका रेडियस आ जाता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से आपने जो फिलहाल सीखा, आपने ये देखा कि अगर आपके पास कोई लोकस ऑफ पॉइंट दिया होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि लोकस क्या होता है। असल में फॉर एग्जांपल आपके पास ये काफी ज्यादा पॉइंट्स दिए हुए थे, ये आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इस तरीके से दिया हुआ था। आपने क्या किया, ये जो आपके पास कलेक्शन पॉइंट्स की दी हुई थी, आपने इन पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन को आपस में कर दिया मैच ऐसे। अब ये जो आपके पास कर्व बनी है इसे हम लोकस कहते हैं। यानी आपने जो आपके पास पॉइंट्स थे आपने उसको एक लाइन के थ्रू कलेक्ट किया, यानी आपने कर्व बना लिया है। अब ये लोकस कहलाता है, तो इसे लोकस कहा जाता है। ये जो उसने टर्म दी है इसका कोई ना कोई कर्व बनती होगी, इसका कोई ना कोई ग्राफ बनता होगा, तो इसलिए उसने यहाँ पे लोकस का जिक्र किया है। यहाँ पे सेंटर आपको सिंपल पता है, सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये सेंटर और इसका रेडियस है। ये चैप्टर नंबर 0 खत्म हुआ है। अब ये इसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नेम है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
जाहिर बात है मैंने कैलकुलस में और रियल में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे भी हम उसी तरह के मेथड को यूज करेंगे। तो पहले आप सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लें कि सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है और मल्टी वैल्यू फंक्शन क्या होता है। ये मैंने शायद आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब अगेन बता देती हूँ। सिंगल वैल्यू फंक्शन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास जेड स्क्वायर दिया होगा, आपने यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 रखा तो आपके पास आंसर में क्या आया, 1 आया। फिर आपने z इज इक्वल टू 2 रखा, आंसर आपके पास 4 आया। यानी आपके पास सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल आंसर आ रहा है। तो यानी आपने इनपुट एक दी थी और आउटपुट भी आपको सिर्फ एक ही आंसर में मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है। मल्टी वैल्यू फंक्शन में क्या होता है, मल्टी वैल्यू फंक्शन में आपको दो आंसर मिलते हैं। ठीक है, मेरे पास जो फंक्शन था वो ये दिया हुआ था, w इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z। तो मैंने z की जगह पे जब 4 रखा तो मुझे w की दो वैल्यूज मिली, एक 2 मिली, एक -2 मिली। तो ये मेरे पास एक मल्टी वैल्यू फंक्शन है। यानी जब मैंने एक सिंगल आंसर दिया था, मैंने सिंगल इनपुट दी थी, आंसर मुझे डबल मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ पर यही बात बताई हुई है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई से भी फंक्शन है तो सिंगल वैल्यू फंक्शन में ये होगा कि एक्स की एक वैल्यू के लिए आपको एफ ऑफ एक्स की, यानी जो आपके पास वाई है उसकी भी आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। यानी सिंगल इनपुट के लिए आपको सिंगल आउटपुट मिलेगी। और जो मल्टी वैल्यू फंक्शन है उसमें सिंगल इनपुट के लिए आपको दो या दो से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे। यहाँ पे यही लिखा है कि टू और मोर वैल्यूज। तो आपको ज्यादा भी आउटपुट मिल सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन, चार, पांच, जितनी मर्जी हो जाए, बट दो और दो से ज्यादा होंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ थ्योरम्स के प्रूफ हैं कि लिमिट z एवरेज टू 1 zn माइनस वन ओवर z माइनस वन इज इक्वल टू n। ये इसका भी लेंथी प्रूफ है, 1 से 2 पेजेस का है। बट हमने प्रूफ से हमारा कंसर्न नहीं है, आपने इसकी सिंपल स्टेटमेंट तैयार करनी है कि लिमिट z एवरेज टू 1 zn माइनस वन ओवर z माइनस वन, तो ये n के इक्वल होता है फॉर ऑल n के लिए। और लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक है। कंटिन्यूटी की बात आपको पता है कि अगर आपके पास z और z नॉट कोई से भी दो फंक्शन है तो दोनों को माइनस करके अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो वो हमारे पास सिंपल कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। रियल एनालिसिस में भी सेम यही बात है। ये कंटिन्यूटी हम फिर चेक कैसे करते थे कि आपके पास जो फंक्शन था वो डिफाइन होना चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और कोई ना कोई उसका आंसर आना चाहिए। दूसरा उसने कहा कि फॉल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन एफ ऑफ z इज सेट टू बी कंटीन्यूअस एट z इज इक्वल टू z नॉट। बिल्कुल सिंपल से बात यहाँ पे लिखी है। ये कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो है वो थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स हैं उसको भी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक लिमिट दी हुई है, आपने लिमिट वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। एक बात आपको बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है इसमें लिमिट का मेथड चेंज है सॉल्व करने का। होता ये है कि हम z की जगह पर x प्लस आयोटा y को सब्सटीट्यूट करके अपनी टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। फिर यहाँ पे भी उसी तरीके से z को x y में कन्वर्ट करके एक बार x की वैल्यू पहले पुट करते हैं, फिर y की, और दूसरे स्टेप में पहले y के पुट करते हैं फिर x की। देन दोनों का आंसर अगर इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, अगर नहीं आती तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बट अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें आंसर लेंथी होता है। तो शॉर्ट वे यही है कि जो आपने कैलकुलस और रियल में पढ़ा, हमने सिंपल जब z की वैल्यू पुट की, मैंने देखा 0/0 फॉर्म बन गई, तो मैंने डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, सिंपल वही सेम मेथड अप्लाई किया, आंसर मेरे पास -4 आ गया। और अगर आप उस मेथड से करें या इस मेथड से करें आंसर आपका सेम आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, वहां पर हम ऑफिशियल जो कॉम्प्लेक्स का मेथड है वही अप्लाई करेंगे। लेकिन जो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल बेसिक सी हैं, इस पर आप डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लाजमी देखना है कि जब आप लिमिट पुट करते हो और आंसर अगर 0/0 फॉर्म में आ रहा है देन आपने डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। अगर 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा तो आप सिंपल बस लिमिट की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास कोई ना कोई आंसर जो है वो इसका ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आपको एक लिमिट दी हुई थी और w की वैल्यू उसने दी हुई थी, तो आपने पहले क्या किया, इसको सिंपलीफाई किया फॉर्मूले के थ्रू। देन आपने w की वैल्यू पुट की। जब मैंने w की वैल्यू पुट की आंसर अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लिमिट पुट करने से आंसर मेरा कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो मेरा आंसर 0 आ गया। इससे मुझे पता चल गया कि इसको मैं सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ।
नेक्स्ट में भी मेरे पास ये मैंने वैसे ही बताया कि लिमिट अगर 1 + z+z² अप टू n-1 हो और w की वैल्यू ये हो तो आंसर 0 के इक्वल आता है। यहाँ पे मैंने z0 जब पुट किया तो मेरे पास -1/√2 आ गया, ये भी बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट में डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब वही सिंपल जो है वो डेरिवेटिव लेना ही है। तो थोड़ा सा याद रखिए कि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी एंड रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट अ कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, और वो हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। उसके लिए नीचे एग्जांपल दी हुई है कि अगर मैं ले लेती हूँ f इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर, तो ये जो है वो मेरा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है बट जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है 0 के ऊपर। सिमिलरली जेड बार भी ऐसा है, कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ये बहुत बार पास्ट पेपर में आ चुकी हैं, तो इसको आपने याद रखना है कि एक तो जेड मॉड का स्क्वायर जो है ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेड मॉड स्क्वायर पे शार्प पॉइंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। सिमिलरली जेड बार की भी यही बात है। उसके 0 के ऊपर ये भी याद रखिएगा कि 0 के ऊपर ये नहीं होता, बाकियों पे होता है। नेक्स्ट 1/z है, ये भी कंटिन्यूस है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, और उसके अलावा ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी नहीं है। और किस पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है? ओपन इंटरवल 0-1 के ऊपर नहीं है। ये पास पेपर में आ चुका है, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये आपके पास कौन से इंटरवल पे कंटिन्यू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। फिर इंटरवल दिए हुए थे बहुत सारे, एक 0 से 1 ओपन इंटरवल, फिर एक तरफ से क्लोज ओपन था और एक तरफ से दोनों तरफ से क्लोज था। तो उसमें जो है ये वाला ऑप्शन ठीक था, 0-1 ओपन इंटरवल। फिर यहाँ पे बताया उसने, इस प्रूफ में यही बताया है कि क्यों ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होता। कंटिन्यूस तो होता है 0 के अलावा, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली 0-1 के अंदर सिर्फ नहीं होता। उस एग्जांपल के जो इसने पहले कन्वर्स टू किया कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, और z1 और z2 की जो है वो खुद से कोई दो वैल्यूज ले ली। सिंपल कंटिन्यूस की जब डेफिनेशन अप्लाई की तो आपके पास आंसर ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, यानी लेस देन एप्सिलॉन नहीं हुआ। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, इससे पता चला कि 0-1 इस पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट में एक एग्जांपल है z⁻/z। इसमें हमने ऑफिशियल लिमिट का मेथड से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और आपको पता है z बार डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि मैं इसके ऊपर डेल हॉस्पिटल रूल वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकती थी। तो मैंने लिमिट का ऑफिशियल मेथड यूज किया। मैंने z की जगह पे x माइनस आयोटा और x प्लस वाई आयोटा यानी सिंपल वैल्यूज पुट की। तो पहली बार में मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट की, फिर मैंने y की वैल्यू पुट करी, आंसर -1 आ गया। सेकंड में पहले मैंने y की पुट की, फिर x की पुट की, आंसर 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट के इक्वल नहीं आए, जिससे मुझे इस चीज का पता चल गया कि जो मेरी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल नहीं आ रहा।